हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले पंच जगत प्रणाली पढ़ी थी। हालांकि द्विजगत, त्रिजगत, चतुर्जगत, पंच जगत सबके बारे में चर्चा की थी, लेकिन पंच जगत जो प्रणाली थी, उस पंच जगत प्रणाली के अंदर आपको पता है पूरे सजीवों को 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है। उन 5 वर्गों में जो सबसे पहला वर्ग जो है वो हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। अब इस मोनेरा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किनको रखा गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि द्विजगत में क्या था, त्रिजगत में किसको शामिल किया, चतुर्जगत में किसको किया, पंचजगत में किसको किया, उनमें थोड़ा अलग अलग था। लेकिन हम सबसे पहले पंचजगत प्रणाली के अनुसार देखें तो सबसे पहले मोनेरा पढ़ेंगे। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर जो है वो सूक्ष्म जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ। तो सूक्ष्म से जटिल, तो अब मोनेरा के अंदर सभी सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव थे, उनको रखा गया था। इसलिए हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, मोनेरा को पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, हालांकि आपके 11th क्लास में बहुत कम दिया हुआ है। सीधी बात है कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे लक्षणों के बारे में, यानी मोनेरा के जो जीव रखे गए थे उन जीवों के अंदर विशेष क्या लक्षण है और इनके अंदर क्या वर्ग है, कितने वर्गों में इनको बांटा हुआ है। तो इन लक्षणों के बारे में यदि हम धीरे धीरे बात करें कि मोनेरा के जीवों के अंदर क्या लक्षण है, तो आपने एक शब्द सुना होगा प्रोकैरियोटिक। तो ये सभी जितने भी जीव थे वो सब है वो प्रोकैरियोटिक जीव थे। अब देखो क्लास 9th के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के 2 प्रकार आते हैं। उनकी एक बड़ी सारणी भी दी हुई होती है कि प्रोकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में क्या है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है प्रथम, प्रो का मतलब होता है प्रथम, यानी ऐसे जीव जो सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। यानी इसका मतलब है प्रकृति के अंदर बाकी सभी जीवों से पहले कौन आए, मोनेरा वाले आए। तो प्रो का मतलब प्राथमिक। अब जो सबसे पहले प्रथम प्रकट हुए हैं तो उन जीवों के अंदर बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं वो गायब थे, यानी इतने कोशिकांग उनमें नहीं थे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा विकसित है वो ये जीव नहीं थे। तो प्रकृति की शुरुआत इन मोनेरा से हुई है। प्रोकैरियोटिक जीव थे। अब प्रोकैरियोटिक की बात आती है तो खूब सारे लक्षण अपने सामने आ जाते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर आप कोशिका को याद कीजिए। कोशिका के अंदर आप देखते हो कि केंद्रक होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे खूब सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकांगों में प्रोकैरियोटिक में ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो नहीं हो सकती। तो ये एक प्रकार की छोटी कोशिका थी। इसका मतलब ये मोनेरा वाले जीव कैसे हैं, छोटे हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं और अकोशिकीय या इनको एक कोशिकीय कहते हैं। यानी ये बहुत ही छोटे हैं, एक कोशिका इनके अंदर या अर्ध कोशिका होती है, पूरी कोशिका भी इनके अंदर विकसित नहीं होती। तो पहला लक्षण प्रोकैरियोटिक है। दूसरा अकोशिकीय या एक कोशिकीय है। तीसरा इनके अंदर लक्षण यह है कि जब इतने छोटे हैं तो आप आंखों से तो देख नहीं सकते। देखने के लिए क्या काम, किसका प्रयोग करोगे, देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। तो आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव है। इसके अलावा इनके अंदर क्या है, अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसे विशेष, इनमें क्या विशेष कोशिकांग हैं। तो कोई भी कोशिका होगी तो उसके अंदर केंद्रक होगा, लेकिन इंद्र के अंदर केंद्रक न होकर के केंद्रक के समान एक संरचना होती है जिसे हम केंद्रिकाभ कहते हैं। होगी केंद्रक के समान ही संरचना। हालांकि अपन यदि इनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के लिए अलग हम एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। आपके वैसे 11th क्लास में कोर्स में हट गया, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर है वो केंद्रक के समान इनके अंदर एक संरचना होती है। तो उसको केंद्रक नहीं बोलते, केंद्रिकाभ बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इनके अंदर केंद्रिकाभ पाया जाता है। बाकी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है, ऊर्जा को रिलीज करने का काम करता है। तो इनके अंदर भी जो है ऊर्जा का काम कौन करेगा, ये श्वसन वर्णक के रूप में ये काम करेगा श्वसन के लिए मीजोसोम। मीजोसोम जो है वो इनके अंदर इस टाइप से एक संरचना पाई जाएगी, फोल्डिंग होता है खाली, उनको मीजोसोम बोलते हैं। तो यानी ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रक के समान, केंद्रक लाइक स्ट्रक्चर केंद्रिकाभ और माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर मीजोसोम, ये कहलाएगी। इनके अलावा इनके अंदर
श्वसन वर्णक जो है वो ये क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर थोड़े बहुत रंग है, ये थोड़े बहुत रंगीन होते हैं। इनको यदि किसी में अपन डालेंगे, ग्राम एक वैज्ञानिक था जिसने वो सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो कुछ जीवाणु के अंदर कलर चढ़ जाता है, कुछ के अंदर कलर नहीं चढ़ता है। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक, अकोशिकीय, सूक्ष्मदर्शी, केंद्रीकाभ, मीजोसोम इनके अंदर श्वसन के रूप में वो अंग पाया जाता है। इनके अलावा इनके अंदर कुछ जो होते हैं जिनके अंदर चलने के लिए अंग होते हैं, चलने के लिए कसाब या पक्षमाप पाए जाते हैं, यानी कुछ जीवाणुओं के अंदर चलने के लिए यूँ बार है, छोटे छोटे बालों की समान संरचना होगी जिसके माध्यम से ये चलते हैं। तो ये चलने के लिए इनमें गमन। जनन के लिए इनके अंदर अलैंगिक विधियाँ होगी। लैंगिक विधियों के लिए, हालांकि इनके अंदर लैंगिक जनन होता ही नहीं है, लेकिन लैंगिक जनन आप प्रैक्टिकली लैब के अंदर वैज्ञानिकों ने करवाया है। तो उस लैंगिक जनन के अंदर इनके अंदर संयुग्मन की विधि है या स्थानांतरण की विधि है। ये भी आपके कोर्स से पूरी की पूरी हट चुकी है। तो ये है वो मोनेरा के लक्षण है कुछ। हम अब आपके परीक्षा में क्या है, ज़्यादातर 11वीं में ये आता है कि मोनेरा के 4 लक्षण लिखिए। तो आप 4 कोई भी लक्षण लिख सकते हो, कोई भी 4 लक्षण आप लिख सकते हो। तो ये है लक्षण हो गए। अब इनके अलावा कि इन मोनेरा के अंदर किन जीवों को शामिल किया गया, तो मोनेरा के 4 वर्ग बांटे गए हैं। कितने? 4 वर्ग है टोटल। अब 4 वर्गों में कौन है? 4 वर्गों में पहला तो है आद्य बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, ये आपके कोर्स में दिए हुए हैं दोनों के दोनों, आद्य बैक्टीरिया भी दिया हुआ है, यू बैक्टीरिया भी दिया हुआ है। तीसरा है साइनो बैक्टीरिया और चौथा है माइकोप्लाज्मा। अब देखो ये दोनों के दोनों आपके कोर्स में अभी भी दिए हुए हैं। ये पिछले साल जो 11वीं की पहले की जो किताबें थी RBSC वाली, उनके अंदर ये चारों के चारों थी। अब ये 2 आपके शॉर्ट कर दिए। तो इनके अंदर यानी अब देखो नाम से पता चल रहा है कि मोनेरा के अंदर किन को शामिल किया गया? बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। यानी ये इसका मतलब है कि सब छोटे के छोटे जीव जो है जीवाणुओं को शामिल किया गया। अब इनमें क्या है, तो इन दोनों को तो अपन यहाँ थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे, बाकी वालों को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब देखो आद्य बैक्टीरिया में क्या है। आद्य बैक्टीरिया में 3 कैटेगरी के जीवाणु आपको मिलेंगे। यानी इनके अंदर आद्य बैक्टीरिया के अंदर कुछ विशेष गुण हैं, यानी इनके अंदर विशेष क्वालिटी पाई जाती है आद्य बैक्टीरिया के अंदर। विशेष का मतलब जैसे कुछ आदमी होता है कि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो विशेष गुण है उसका। इसी प्रकार इनमें भी एक कुछ विशेष गुण है। विशेष कैसे कि ये गर्म झरनों में रह सकते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो जहाँ पर मेथेन गैस पाई जाती है वहाँ पे पाई जाती है। जैसे कि गायों की आंत होती है, आंतों के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिसको कहते हैं रुमिनोजन। तो ये है पशुओं की आंत में भी पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो लवणीय भूमि में भी पाए जाते हैं। अब इन सभी के नाम हैं अलग अलग। गर्म झरनों वाले बैक्टीरिया है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले झरनों में भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उन बैक्टीरिया को आप भले ही गर्म कर दो वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्म का मतलब होता है गर्म। पशुओं की आंत में रहते हैं, आंत का मतलब मेथेन, इसलिए इसको कहते हैं मेथेनोजन। इन बैक्टीरिया को कहेंगे मेथेनोजन बैक्टीरिया। लवण वाले में जो रहते हैं उनको कहते हैं हेलोफिल्स। तो इनके अलग अलग नाम है। तो ये बस इनकी बस विशेषता यही है। आद्य बैक्टीरिया या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो इनका बस एक ही है कि ये जो बैक्टीरिया है वो गर्म झरनों में या विशेष इनके अंदर विशेष काम होते हैं, इसलिए इनको एक अलग श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये हो गए। दूसरा है यू बैक्टीरिया। इनको कहते हैं सत्य जीवाणु। इसका मतलब है सही तरीके से जीवाणु यही है। बाकी वाले उनमें तो विशेष गुण है, बाकी ये जो है वो सत्य जीवाणु ये है। अब सत्य जीवाणु के भी हालांकि पिछले साल पूरे जीवाणु के बारे में पूरी की पूरी डिटेल थी, इस बार ये भी हटा दी गई है।
तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सत्य जीवाणु, इसका मतलब ये है वास्तविक जीवाणु यही है। इन वास्तविक जीवाणुओं को आपकी किताब में भी दिया हुआ है, 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है आकार के आधार पर। कितने? 4 वर्गों में। आकार यानी कैसा आकार दिखता है। कुछ जो जीवाणु हैं वो गोल आकार के होते हैं, उनको कहते हैं कोकस, गोल होंगे वो कोकस। हालांकि इसके भी आगे और प्रकार आते हैं, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, तो वो आपके है ही नहीं इतने। तो ये कोकस। कुछ जीवाणु होते हैं जो ऐसे छड़ के आकार के होंगे, जिनको कहेंगे बेसिलस। उनको क्या कहेंगे? बेसिलस। कुछ जो होते हैं वो तंतु के आकार के होंगे, उसको कहेंगे स्पाइरिलम। और कुछ जो होते हैं वो कुछ नहीं, हालांकि एक ही होगा, हिजे का जीवाणु जो है वो कोमा लगाते हैं ना अपन, कोमा के आकार का होगा, जिसको कहते हैं कोमा आकार। कोकस, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, निमोनिया का जो जीवाणु, निमोनिया सुना हुआ है? निमोनिया, निमोनिया जो है जीवाणु के द्वारा होता है, निमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, इसका मतलब है वो है गोल आकार का जीवाणु है, डिप्लोकोकस। बेसिलस, टीबी का जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस टाइप का है, यानी ये छड़ के आकार का होगा। स्पाइरिलम यानी तंतु के आकार का है। स्पाइरिलम इंग्लिश में इसको तंतु, हिंदी में तंतु बोलते हैं, इंग्लिश में स्पाइरिलम बोलते हैं। कोमा के आकार का मतलब विब्रियो कोमा, हिजे का जो है जीवाणु उसका नाम है विब्रियो कोमा। तो ये विब्रियो कोलेरी जो नाम है उसका, विब्रियो कोलेरी नाम है, उसका आकार जो है वो अंग्रेजी का कोमा के आकार का है। तो ये सत्य जीवाणु यही है। इनका भी हम एक पूरा का पूरा, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं पूरा एक जीवाणु का पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरे जीवाणु के बारे में, आकार, उसके लक्षण, उनके जनन, उनके विधि वगैरह, प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, वो सब आ जाएगा उसमें। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना। आर्कीबैक्टीरिया में कौन से आते हैं? थर्मोएसिडोफिल्स, मेथेनोजेंस और इलोफिल्स। इसके अलावा यू बैक्टीरिया में सत्य जीवाणु यही है, वास्तविक जीवाणु, कोकस, बेसिलस, स्पाइरिलम और कोमा आकार। ये 4 प्रकार के ये जीवाणु हो गए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, आपने आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, कॉलोनी के रूप में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब झुंड के रूप में रहेंगे। कुछ ऐसे जीवाणु बचे जो तंतु के रूप में रहते हैं, जैसे कि ये आपने लिखा तंतुमय। तो इनमें जैसे आपको 2 उदाहरण बताएं, आपको एनाबिना, नोस्टॉक, ये कुछ विशेष जीवाणु हैं। एनाबिना या नोस्टॉक, इनका देखो आकार ऐसा आपकी किताब में भी दिया हुआ है। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेट्रोसिस्ट। एनाबिना, नोस्टॉक, इनके अंदर क्या है? हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं। वो भी हालांकि बैक्टीरिया ही है, यू बैक्टीरिया का। तो अब ये क्या करेंगे? ये हेट्रोसिस्ट जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सभी पौधों के काम आएगा। सभी पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, खींचते हैं। अब वो सीधे नहीं खींच सकते। एनाबिना, नोस्टॉक या राइजोबियम पहले पढ़ा है आपने, तो राइजोबियम, उनके माध्यम से तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो ये एक हो गए। साइनोबैक्टीरिया के अंदर नील हरित शैवाल आते हैं। हालांकि ये शैवाल भी मानते हैं इसको, और मोनेरा भी है इसका। हालांकि आगे शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है आपके, तो उसके बारे में तब पढ़ेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो नील हरित शैवालों को कहा जाता है। शैवाल हरे रंग की होती है, प्रकाश संश्लेषण अपने आप है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है, तो वो साइनोबैक्टीरिया है। और इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। हालांकि ये भी है आकार में इसी टाइप का होता है। इनका आकार एकदम बड़ी कोशिका भित्ति होती है। इन सभी के अंदर कोशिका भित्ति भी जो है वो एक और लक्षण बता देते हैं। इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है मोनेरा के अंदर, और वो जो है कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पेप्टाइडो ग्लाइकन की कोशिका भित्ति है वो इसकी बनी होती है। तो ये इनकी कोशिका भित्ति बाहर पेप्टाइडो ग्लाइकन की बहुत मोटी भित्ति होती है, तो इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो अब देखिए, तो ये सारे बैक्टीरिया मोनेरा को कितने वर्गों में बांटा उसके बारे में। इसके अलावा अब क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? हालांकि बैक्टीरिया
फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया दूध से दही जमाने का काम कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया पनीर जमाने का काम कर रहे हैं, और बाकी बैक्टीरिया नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि खूब सारी बीमारियां बैक्टीरिया जनित बीमारियां होती है। आपको कम से कम 3, 4, 5 बीमारियों के नाम याद होने चाहिए। पशुओं के अंदर भी होती है बैक्टीरिया से, जंतुओं के अंदर भी होती है और मानव के अंदर भी होती है, जैसे कि हैजा, टीबी, कोढ़, कुष्ठ रोग, ये सब जीवाणु जनित बीमारियां हैं। नींबू के अंदर कैंसर, जिसको सिट्रस कैंसर बोलते हैं, ये भी है इन जीवाणु के द्वारा होती है। तो जंतुओं में भी होती है, पौधों में भी होती है, और है वो मानव के अंदर भी होती है। तो ये आपके मोनेरा के बारे में है। इससे अलग जो अगला चैप्टर होगा वो होगा कवक के बारे में। अभी ये हमने पंचजगत प्रणाली का एक पढ़ा है, तो आप इनके लक्षण और कौन कौन से वर्गों में बांटा है वो आप पढ़ेंगे। थैंक यू।